ये दिन है 4 सितंबर 1622। 28 जहाजों का एक बेड़ा क्यूबा के हवाना से स्पेन के लिए रवाना होता है। इस जहाज के बेड़े में एक मेन जहाज है जिसका नाम है अटोचा, जो पूरी तरह से सोने, चांदी और जेवरात से भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही ये जहाज फ्लोरिडा के चैनल में पहुंचता है तो पूरी फ्लीट एक खतरनाक हेरिकेन में फंस जाती है। ये तूफान इतनी खतरनाक थी कि अगली सुबह तक 28 में से 6 जहाज तबाह होकर डूब जाते हैं, जिसमें से एक सोने और चांदी से भरा हुआ अटोचा जहाज भी शामिल था। डूबने के बाद इसे खोजने का दशकों तक प्रयास तो किया गया, लेकिन सब कुछ असफल रहा और कुछ इस तरह से $500 मिलियन से भी अधिक का खजाना समंदर में जादुई रूपी गायब हो गया। किसी को पता ही नहीं चल सका कि आखिर ये खजाना डूब कर गया कहाँ। लेकिन अटोचा के डूबने के 300 से भी अधिक सालों के बाद एक सनकी व्यक्ति ने आखिरकार सभी खजानों को खोज निकाला। लेकिन कैसे एक व्यक्ति ने अपनी छोटी सी नाव और कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर $500 मिलियन से भी अधिक का खजाना 3 शताब्दी के बाद खोज निकाला। लेकिन उसे इस खजाने के चलते एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जिस कारण से उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। 4 सितंबर के दिन जब अटोचा स्पेन वापसी के लिए निकला था तो इस पर इतना ज्यादा खजाना लदा था कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस जहाज पर 24 टन चांदी के सिक्के, 125 सोने की छड़े, 582 तांबे की सिलियां, 1200 पाउंड चांदी के बर्तन, 20 कांस्य की तोपें और 525 तंबाकू के पेटी भी इस जहाज पर लदे हुए थे। इसके साथ ही इस जहाज पर गैर कानूनी तरीके से 2000 से भी अधिक पन्ने और हीरे जेवरात भी ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे। 4 सितंबर की रात भयंकर हेरिकेन में फंसने के कारण से अटोचा 265 लोगों के साथ 55 फीट गहरे पानी में डूब जाता है, जिसमें से केवल 5 व्यक्ति ही जिंदा बच पाते हैं। अगली सुबह सहयोगी जहाज के बचाव दल पानी के अंदर जाकर अटोचा की हैच खोलने की कोशिश करते हैं ताकि वो खजाने को निकाल सके, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी वो अटोचा के हैच को नहीं खोल पाते। वो जहाज के डूबे हुए लोकेशन को मैप पर चिन्हित करते हैं और रेस्क्यू टीम का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन 5 सितंबर की रात फिर से एक दूसरा तूफान आता है और इस बार अटोचा के मलबे को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और उसे अपने लोकेशन से भी दूर बिखेर देता है। और फिर अगले 60 सालों तक स्पेनिश बचाव दल अटोचा की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता और अंततः थक हार कर इस मिशन को बंद कर दिया गया। सबको यही लगा था कि अटोचा जहाज समंदर की मायावी दुनिया में गायब हो गई। लेकिन इस जहाज के डूबने के 300 से भी अधिक सालों के बाद सब कुछ बदलने वाला था। यहीं पर एंट्री होती है अमेरिकन ट्रेजर हंटर मेल फिशर की। दरअसल मेल एक प्रोफेशनल डाइवर के साथ एक खजाना खोजी थे, जो समंदर में डूबी हुई खजाने को डाइविंग के थ्रू खोजने का काम करते थे। जब मेल को इस खजाने के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत कैलिफोर्निया से सब कुछ बेचकर अपनी फैमिली के साथ फ्लोरिडा में शिफ्ट हो जाते हैं और एक नाव और कुछ मेटल डिटेक्टर के साथ मेटेकुम्बे कीज नामक क्षेत्र में 300 साल पुरानी अटोचा के खोज में निकल जाते हैं। लेकिन 1 सालों तक खोज करने के बाद भी उन्हें खजाने का कोई भी सुराग नहीं मिलता। कई रिसर्चर्स और ट्रेजर हंटर मानते थे कि 300 साल पुरानी अटोचा को विशाल समंदर में खोज पाना असंभव है। मेल फिशर के लिए भी इस मायावी खजाने को खोज पाना असंभव था। लेकिन तभी मेल की मुलाकात इतिहासकार यूजिन लियोन से होती है। अटोचा एक्चुअल में कहाँ डूबा था, इसके बारे में अधिक जानने के लिए यूजिन स्पेनिश अभिलेखागार साविल जाते हैं, जहाँ स्पेनिश साम्राज्य के ऐतिहासिक दस्तावेजों को रखा गया है, जो जहाज के डूबने के 4 साल बाद खोजकर्ताओं द्वारा लिखा गया था। इस दस्तावेज के अनुसार अटोचा की खोज मार्केसस कीज नामक क्षेत्र में की गई थी और ये जगह उस स्थान से 150 किलोमीटर दूर था जहां पर मेल पिछले 1 सालों से खोज कर रहे थे। इस बात का पता चलते ही मेल तुरंत अपने टीम के साथ नए लोकेशन पर शिफ्ट होते हैं और खजाने के खोज में भिड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ आते ही उनके डाइवर के साथ एक नई समस्या
समस्या आ जाती है, क्योंकि अब डाइवर्स को गहरे पानी में खोज करना था, जहां का पानी तो एकदम साफ था, फिर भी डाइवर्स को अपने हाथ तक भी दिखाई नहीं दे रही थी और ऐसे सिचुएशन में खजाने का मील पाना असंभव था। इसीलिए मेल इस समस्या का एक सरल समाधान निकालते हैं। इसके लिए मेल अपने नाव के प्रोपेलर के पीछे दो बड़े बड़े पाइप लगाते हैं, जिसके थ्रू प्रोपेलर का साफ पानी नीचे सतह से जाकर टकराने लगा। इस जुगाड़ से न केवल सतह का पानी साफ हुआ, बल्कि पानी प्रेशर से नीचे जाकर सरफेस के रेत को भी हटा दे रहा था, जिससे डाइवर्स को रेत के अंदर दबी चीजों को देखने में काफी आसानी हो रही थी। ऐसे ही खोज के दौरान 1971 में उन्हें एक विशाल शिप का एंकर मिलता है। हालांकि ये लंगर एक्चुअल में अटोचा शिप का नहीं था, लेकिन ये उनके लिए पहला संकेत था कि अब असली खजाना ज्यादा दूर नहीं है। धीरे धीरे उन्हें समंदर के सरफेस पर और भी चीजें दिखाई देने लगती है, जैसे कि कप, तलवारें, तोप के गोले और जहाज में लगने वाले लोहे की कील भी। मेल खजाने के लोकेशन को अच्छे से समझने के लिए पेपर पर एक गोलाकार नक्शा बनाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे उन्हें चीजें मिल रही थी, वैसे वैसे वो उसे नक्शे पर दर्शा रहे थे, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कौन सा टुकड़ा कहाँ मिला था। कुछ ही दिन के खोज के बाद उन्हें नक्शे पर एक सीधी लंबी पैटर्न दिखाई देने लगता है, जिससे यह साफ पता चलने लगता है कि अटोचा इसी रास्ते में कहीं पर आगे पड़ी होगी। लेकिन अगले 2 सालों तक खोज करने के बाद भी मेल को उस रास्ते में खजाने का नामो निशान भी नहीं मिलता। इतने सालों के खोज के चलते मेल के सारे जमा पैसे भी खत्म हो रहे थे और अगर जल्द ही उन्हें कोई खजाना नहीं मिलता तो मजबूरन मेल को इस मिशन को बंद करना पड़ सकता है। लेकिन फिर 1973 में खोज के दौरान डाइवर्स को चांदी के सिक्के और 3 बड़े बड़े सिल्वर बार्स मिलते हैं, जिनके अकेले की कीमत $1,00,000 से भी अधिक थी। लेकिन अभी भी मेल कंफर्म नहीं थे कि ये खजाना अटोचा शिप का ही है, क्योंकि उस रात अटोचा के साथ और भी सहयोगी जहाजें डूबी थी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि अटोचा शिप पर रखे जाने वाले सभी खजानों पर एक स्पेशल मार्किंग की गई थी। साथ ही हर एक सोने और चांदी के टुकड़े को उसके वजन और सीरियल नंबर के साथ एक दस्तावेज पर मेंशन किया गया था और दस्तावेज से मिलान करने पर पता चलता है कि ये खजाना एक्चुअल में अटोचा शिप का ही है। दरअसल उस काली रात जब अटोचा डूबा था तो उसके अगले दिन रेस्क्यूअर्स उस दस्तावेज को रेस्क्यू करने में सफल रहे थे, लेकिन वो खजाने के हैच को खोलने में असफल रहे थे। मेल को अटोचा का असली खजाना मिलने की खबर जैसे ही वायरल होती है, वैसे ही फ्लोरिडा स्टेट उन पर केस कर देता है, ये कहते हुए कि मिलने वाले खजाने पर 25% अधिकार हमारा होगा। इसके जवाबी कार्रवाई के लिए मेल फिशर अमेरिकी हाई कोर्ट में केस लड़ते हैं। इसी बीच 1975 में खोज के दौरान मेल के बेटे डर्क को 5 कांसे की तोपें मिलती है, जिसके ऊपर अटोचा की मार्किंग किया हुआ था। लेकिन इस तोप के मिलने के अगले ही रात एक भयंकर तूफान आती है, जिसमें इनका एक नाव पलट जाता है, जिस कारण से मेल के बेटे और उसकी पत्नी सहित एक डाइवर की मौत हो जाती है। अपने बेटे और बहू के मौत के कारण से मेल पूरी तरह से टूट जाते हैं, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानते और 2 महीने बाद ही फिर से उस मायावी खजाना को ढूंढने निकल जाते हैं। इसी बीच 8 सालों की लीगल लड़ाई के बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट मिलने वाले सभी खजानों का अधिकार मेल फिशर को दे देता है। 1970 के दशक तक मेल अपना सब कुछ बेचकर अटोचा के खोज में $6 मिलियन से भी अधिक खर्च कर देते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें वो मायावी खजाना नहीं मिला था। रास्ते में पड़ने वाली हर छोटी बड़ी चीजें उनके टीम को चिढ़ा रही थी। हर अगली सुबह मेल को ऐसा लगता था कि शायद आज खजाना मिल जाएगा, पर ऐसे करते करते उन्हें 15 साल बीत गए थे। पर फिर भी मेल को अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि एक दिन सपना सच होगा और सब कुछ बदल जाएगा। 20 जुलाई 1985 नॉर्मल खोज के दौरान जहाज के सोनार स्कैनर पर एक बड़ी सी धुंधली वस्तु दिखाई देती है। इसका पता लगाने के लिए जब 2 डाइवर्स पानी में उतरते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा मंजर दिखाई देता है कि वो खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं। मेल के बेटे के मौत से ठीक 10 साल बाद आखिरकार उन्हें अटोचा जहाज मिल जाता है। समंदर के सतह पर 80 फुट लंबा एक ऐसा मलबा जो सोने और चांदी से लदा हुआ था।
इसे देखने के बाद मेल को अब कोई शक नहीं था कि ये अटोचा जहाज नहीं है। इसके साथ ही इस जहाज में से कई तरह की मूर्तियां, ज्वेलरी और 2000 से भी अधिक बिना तरासे पन्ना मिला था, जिसका अटोचा के ऑफिशियल कागजात पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं थे। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इन सभी को गैर कानूनी तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। 16 वर्षों के कठिन प्रयासों और अपने बेटे और बहू के खोने के बाद आखिरकार मेल उस मायावी खजाने को खोजने में सफल रहते हैं जो 300 साल पहले समंदर में खो गया था, और मिले हुए इन सभी खजानों की कुल कीमत $500 मिलियन से भी अधिक थी।